हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में स्वागत है आपका। रिपोर्टर्स में बताएंगे अपने प्रदेश का हाल। दिन भर में आज क्या कुछ रहेगा खास, किस खबर पर रहेगी दिन भर नजर। रिपोर्टर की हर खबर पर नजर, देश के कोने कोने से जुड़े हैं रिपोर्टर। क्या राजनीति या अपराध, हर खबर आपके पास और आपको हम बताएंगे। हमारे साथ इस समय अमन शुक्ला संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अमन, वाराणसी में आज क्या कुछ खास है, बड़ी खबरें बताइए। देखिए पूजा ठाकुर काजल ठाकुर, मैं आपको बता दूं कि हमारे पीछे जो है नहान चल रहा है और यहाँ पे छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत महत्व रखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और दूसरा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी भी है। तो धार्मिक नगरी के होने के कारण यहाँ पे छठ का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो है नगर निगम की तरफ से जो सफाई चल रही है, सफाई का अभियान यहाँ चल रहा है। और गंगा सेवा समिति की तरफ से यहाँ पे जो मट्टी जो हटाई जा रही है, जो गीली मट्टी दलदली मट्टी है पानी घटने की वजह से। और चिकित्सा की बात करें, मैं अगर बनारस में चिकित्सा की बात करूं छठ पूजा को लेके, तो अनेक घाट जितने भी यहाँ पे वाराणसी में 84 घाट है टोटल। तो 84 घाट पे जो है मेडिकल सीएमओ की तरफ से यहाँ पे मेडिकल के कैंप लगे हुए हैं। और लगातार जो है एनडीआरएफ जो है और सीआरपीएफ, ये सब जितने भी सेंट्रल की फोर्सेज हैं यहाँ पे तैनात हो गई है। चूंकि दीव दीपावली भी आ रहा है और यहाँ पे अनेक वीआईपी मूवमेंट भी है और राष्ट्रपति का भी आगमन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे साफ सफाई का काम जारी है। और मैं आपको बता दूं कि हर साल जो होता है, हर साल जो लाइट एंड शो होता है यहाँ के चेत सिंह किला पे, तो उसको देखते हुए चेत सिंह किला पे जितनी भी गंगा जी की मट्टी है उसको भी सफा किया जा रहा है। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है और राष्ट्रपति का आगमन है, तो लाइट एंड शो इस बार का बहुत ही अहम रखता है पूरे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। तो इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ के प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों जो है यहाँ पे टाइट है। जी, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर क्या तैयारी, क्या जानकारी? देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल से जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राष्ट्रपति के एक दिन का यहाँ पे दौरा रहेगा और वो देव दीपावली स्पेशल जो है देव दीपावली, वाराणसी की देव दीपावली देखने आएंगी। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है और शायद काजल मैं आपको बता दूं शायद नरेंद्र मोदी भी उनके साथ आएंगे। क्योंकि सीएम भी, तो सीएम तीनों सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। 2 दिन पहले से ही सारे कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे, व्यवस्था देखेंगे। और जो लाइट एंड शो है, मैं आपको फिर पीछे देखिए वो किला दिख रहा होगा काजल, मैं आपको दिखा दूं, उसी किले पे जो है लाइट एंड शो होता है। तो बहुत अहम होता है उस लाइट एंड शो का जो राष्ट्रपति देखेंगे। जी ठीक, अनिकेत तिवारी हमारे साथ इस समय लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनिकेत, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर बताइए और सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की जो बैठक है। अब इसके बात की जाए, अगर काजल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की तो छठ के पर्व को लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही है और तैयारी को और कितना मजबूत करना है और क्या कुछ तैयारियां जो अधूरी है उन्हें पूरा करना है, तो इन सब चीजों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रयास है कि जिस तरह से छठ का जो पर्व है जिसे हर साल मनाया जाता है, इस साल भी उसे बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाए। और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं को देखने के लिए खुद ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, डिप्टी सीएम भी हैं, वो कल घाट पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे छठ का जो पर्व है उसको लेकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितने भी जो घाट बनाए गए हैं, फिर वो चाहे राजधानी में बने घाटों की बात हो या फिर अन्य जिलों में जो घाट बने हैं उनकी बात हो, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काजल मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था छठ के महापर्व को लेकर घाटों पर देखने को न मिले। जो भी लोग पूजा अर्चना स्थल पर करने आ रहे हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से मिले और वो सकुशल रूप से अपनी पूजा संपन्न कर पाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए बड़ी खबरों की काजल, तो आज लखीमपुर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी है। संगठनात्मक तमाम बैठकें करेंगे आज भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि बात की जाए उत्तर प्रदेश की काजल, तो आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है और उनको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है कि जो नगरीय चुनाव है उनमें बेहतर प्रदर्शन करने के साथ में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए। उसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आज बैठक करके लखीमपुर में देते हुए नजर आएंगे। इसके पहले भी जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बैठक करके तमाम जो अधिकारी हैं, जो बूथ पन्ना प्रमुख है, जो तमाम कार्यकर्ता है, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे रणनीति तैयार करनी है नगरीय निकाय चुनावों को लेकर। उसके साथ
आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, नगरीय निकायों के चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनावों में भी जो तैयारियां उनको अभी से शुरुआत करते हुए आगे लेकर चलने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार दिशा निर्देश चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर संगठन मंत्री हो वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर आज बड़ी बैठक आज लखीमपुर में आज प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं। इसके साथ ललितपुर के दौरे पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे और वहां पर वो भी तमाम वो बैठकें करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में नगर निगम के जो चुनाव है वो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं जो बैठकों का जो दौर है वो तेज होता हुआ काजल नजर आ रहा है। इसके साथ एक बड़ी खबर और भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से पहले सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और ये सदस्यता अभियान कल से शुरुआत इसकी की जाएगी। 31 तारीख के बाद से ये जो अभियान है वो तेज होता हुआ नजर आएगा और ये प्रयास है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता सूची में जो लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाए ताकि जो निकाय के जो चुनाव है उनमें बड़ी संख्या में जो मत का लोग अपना प्रयोग कर पाए। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है, चाहे निकाय चुनावों की बात हो या 2024 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए। काजल, सुबोध हमारे साथ इस समय रांची से जुड़े हुए हैं। सुबोध, झारखंड की बड़ी खबरें बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में आपदा प्रबंधन की बैठक करने वाले हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह और तमाम विभाग के मंत्री और सचिव उपस्थित रहेंगे। झारखंड में सुखाड़ की जो स्थिति उत्पन्न हुई है 256 प्रखंडों के सुखाड़ पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट बैठक के अंतिम निर्णय पर तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद मुआवजा निर्धारित की जाएगी कि इस बार सुखाड़ पर क्या विशेष पैकेज केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को निर्धारित किया जा रहा है। दूसरी खबर है कि झारखंड में लोक आस्था के पर्व में बिजली की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची में जहां 350 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, वहां पर लोड शेडिंग कर दिया जा रहा है लगातार एनटीपीसी के द्वारा, जिससे 100 मेगावाट की बिजली आपूर्ति की जा रही है लगातार। राज्य की राजधानी रांची में लोड शेडिंग के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिशा निर्देश दिया है बिजली विभाग को कि इसके बिजली विभाग की जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए और लोड शेडिंग को दूर करते हुए पर्याप्त बिजली मिल सके। यहाँ तक कि राजनीति में फिर एक बार घमासान मचा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा और अन्य लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले और खरीद लीज पट्टा के मामले में अब तक आरोपी घोषित किए गए हैं, जिन्हें बनाया गया है। आज फैसला आने वाला है। आज सिविल कोर्ट में उनके दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि झारखंड के जो पीएलएफआई नक्सली कमांडर दिनेश गोप हैं, उनकी 2 पत्नियां हीरा देवी और कुंती देवी आज हॉटवार जेल में ही छठ कर रही हैं। मैं बता दूं कि कल नहाए खाए के साथ उन्होंने पर्व का शुरुआत किया था हॉटवार जेल में। हॉटवार जेल में दिनेश गोप की पत्नियां के अलावे 2 अन्य कैदी भी जो है छठ कर रही है और जेल प्रशासन पूरी तरह से उन्हें छठ करने के लिए हौज बनाया है, अर्घ देने के लिए उन्हें पूरी सुविधा भी दे रही है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इसके अलावा झारखंड की राजनीति में एक बार फिर अमित अग्रवाल जो बड़े व्यवसायी हैं उन्हें नगद कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। ईडी का मामला उन पर लगातार चल रहा है, जिससे आज उनकी भी आज याचिका पर सुनवाई होने जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर कमर कस लिया है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग का लेटर को भेजा था उसे ना खोलने पर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो आरटीआई लगाए गए राज्यपाल आवास में उस लेटर को लेकर जवाब ना मिलने पर लगातार यहाँ पर असमंजस की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर अपने पद को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, अपने विधायकी को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। जी काजल, छठ को लेकर कितना उत्साह है? देखिए, झारखंड में छठ को लेकर बहुत उत्साह है। बिहार के तर्ज पर ही यहाँ पर छठ मनाया जाता है, क्योंकि बिहार से ही झारखंड राज्य अलग हुआ था। बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ पर्वतियों को उन्होंने शुभकामना भी दिया है और कई तरह के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, जिससे छठ व्रतियों की किसी तरह का दिक्कत ना हो। मैं बता दूं कि बेहतरीन तरीके से छठ घाटों को सजाया जा रहा है। आज खरना का त्योहार है, 7 बजे के बाद खरना शुरू होगा, जिसके बाद लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके अलावा जितने भी झारखंड के छठ घाट है, खास करके कांसे छठ घाट, बड़ा तालाब, रांची जो फिरायलाल में स्थित है, और उन्हें विद्युत साज सज्जा के द्वारा सजाया जा रहा है। बिल्कुल
सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका हमारे संवाददाता कुछ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, राहुल पुजारी मुंबई से और मनीष श्रीवास्तव छपरा से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, कैसी धूम इस समय छठ को लेकर और उसके अलावा बड़ी खबरें बताइए। काजल, देखिए जो आज दिन भर की खबरें हैं, खासकर आस्था का महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना है। आज के दिन जो छठ व्रती है वो खरना पर्व करेंगी और लगातार जो लोक आस्था का महापर्व जो तैयारियां है वो बाजार में देखने को मिल रही थी। सुबह से ही लोग श्रद्धालु जो थे वो सुबह से ही बाजार निकल के और जो छठ की मार्केटिंग है उसको करने में लगे हुए हैं। लगातार जो आज दिन भर की जो खबरें हैं, खासकर हम बात कर ले तो जो जिला प्रशासन है, छपरा के डीएम और एसपी भी कई घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और खासकर वैसे घाटों का निरीक्षण की जा रही है जहां पे जल पानी काफी ज्यादा है। हालांकि इस बार छठ घाटों में काफी कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह घाटों पे भी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। खासकर गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह की घटना ना घटे जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी तैनात है। जी राहुल, आपका रुख करूंगी, मुंबई की बड़ी खबरें बताइए। वंदे मातरम, मैं आपको बता दूं मुंबई की जो पहली खबर है, जब मुंबई के हाथ से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया है। 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चला गया है। पहले भी एक दो प्रोजेक्ट जा चुके हैं। टाटा एयरवेज का प्रोजेक्ट लगने वाला था, कल मुंबई से गुजरात शिफ्ट हो गया है। इसको 22,000 का प्रोजेक्ट था, करीब लाखों लोगों की नौकरी चली गई। इससे पहले वेदांता का भी प्रोजेक्ट जा चुका। अभी तक जो बताया जा रहा है 4 से 5 प्रोजेक्ट यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं गुजरात की तरफ। कम से कम 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट थे और शिफ्ट हो चुके और लाखों नौकरी महाराष्ट्र वालों को मिलने वाला था, वो गुजरात को अब मिलेगा। दूसरी बड़ी जो खबर है वो नोट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से शुरू की थी नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की फोटो छपने को लेकर। अब यहाँ पे राजनीति दिल्ली शुरू हो चुकी है। बीजेपी के एक नेता है नीतीश राणा, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे शिवाजी की फोटो छपनी चाहिए नोटों पे। दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता एमएलए हैं राम कदम, वो एक कदम और आगे बढ़ के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोट पे फोटो छपनी चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे के एक नेता एमएलए हैं, वो कहते हैं बाला साहब ठाकरे की नोट पे तस्वीर छपनी चाहिए। इसको लेकर राजनीति बहुत गर्मा गई है। अभी बचा हुआ एनसीपी ने अभी ये नहीं कहा है कि शरद पवार का फोटो छपना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, नोटों की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है, एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन करने के लिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नवंबर में जा सकते हैं। चौथी जो बड़ी खबर है बीसीसीआई को लेकर, बीसीसीआई ने जिस तरह से महिला क्रिकेटरों की फीस बढ़ाई है उसको देखते हुए यहाँ पे उत्साह बढ़ गया है। यहाँ पे स्टेडियम में महिला क्रिकेटरों की संख्या बढ़ गई है और महिला क्रिकेटर कम जहां संख्या 200-400 तक आ रही थी, अब हजारों की संख्या में प्रैक्टिस करने महिला क्रिकेटर आ रही हैं। और बीसीसीआई ने जिस तरह से जैसा ने ये कदम बढ़ाया है और एक महिला पुरुष और महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस रखी है, उसको देखते हुए मुंबई में बहुत उत्साह है। पांचवी जो बड़ी खबर जो आ रही है मुंबई को, छठ पूजा को लेके बहुत सुरक्षा व्यवस्था चौबंद कर दी गई है और यहाँ ट्रेनों में काफी भीड़ है और ट्रेन और बसों की व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह उनको पटना बिहार में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मारामारी चाली है। यहाँ पे पैर रखने की जगह स्टेशनों पे नहीं है। काजल, हमारे साथ इस समय ईशा बनी हुई है चंडीगढ़ से। ईशा, चंडीगढ़ की बड़ी खबरें बताइए, पंजाब की बड़ी खबरें बताइए। जी बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आबो हवा जिस तरीके से खराब हो रही है उसका एक कारण पराली जलाना भी बताया जाता है। और अगर हम बात करें पंजाब की खास तौर से, तो पंजाब में बीते एक हफ्ते के भीतर पराली जलाने के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी। और हमने देखा था कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के किसानों पर निशाना साधते रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा खराब करने में कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरीके से 22 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें, इस साल 22 अक्टूबर तक 282 मामले सामने आए थे पराली जलाने के, लेकिन एक हफ्ते में भारी उछाल सामने आया है और 2082 तक ये मामला पहुंच चुका है महज 6 दिनों के भीतर की अगर बात करें 28 अक्टूबर तक की। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार वृद्धि होती जा रही है और दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब और चंडीगढ़ की आबो हवा भी लगातार यहाँ पर खराब होती नजर आ रही है। हालांकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें पंजाब सरकार की, उनकी तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार पराली के मामलों में काफ़ी कमी आई है। जिस तरीके से पराली जलाने के मामलों की अगर बात करें, लेकिन अगर हम पुख्ता आंकड़ों की बात करें तो 4 गुना वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। तो
ये भी चिंता का विषय है। वहीं किसानों का कहना है कि जो मुआवजा घोषित भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार वो नहीं दे रही है, तो ऐसे में उनकी मजबूरी है पराली को जलाना। तो ऐसे में देखना ये भी होगा, एक तरफ सरकारें कई दावे पेश करती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में अगर पराली जलाने के मामलों में वृद्धि होती है तो पंजाब ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर हरियाणा चंडीगढ़ की आबो हवा और भी ज़्यादा खराब हो सकती है और इससे बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहली बार इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीते 2 दिनों से गुजरात में मौजूद हैं और 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के सूरत में करने वाले हैं, जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि 182 के 182 सीटों पे चुनाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ेगी और साथ ही एक राय मांगी जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा किस तरीके से घोषित किया जाए। इसका जिक्र करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव जब यहाँ पर हुए थे पंजाब में, उस दौरान भगवंत मान को भी मुख्यमंत्री का चेहरा उसके बाद घोषित किया गया था। बकायदा मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एक नंबर जारी किया गया था और लोगों से राय ली गई थी कि किसे मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी पंजाब में डिक्लेयर करे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे सूरत में। 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और देखना होगा क्या वो नंबर जारी करते हैं और किस तरीके की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, क्योंकि जो भी वादे पंजाब में किए गए हैं उन्हीं वादों को लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश पहुंच रही है आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर रहेगी। और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें अगर काजल, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त पैरोल में बाहर है और जिस तरीके से उस पर दोष भी साबित हो चुके हैं और पंचकुला की सीबीआई कोर्ट की तरफ से साध्वी यौन शोषण मामले में उसे दोषी करार दे दिया गया था। इसके अलावा पत्रकार छत्रपति की जिस तरीके से हत्या हुई, इसके बाद उसके मैनेजर की हत्या और इसके अलावा अगर बात करें 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का जो मामला है जो चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है, कई संगीन मामले उस पर चल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से उसको पैरोल मिल रही है और कई किसी भी पार्टी की अगर हम बात कर लें, बड़े बड़े नेता अभी भी उसके पास नतमस्तक हो रहे हैं जिस तरीके से वो ऑनलाइन प्रवचन दे रहा है और नेता नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं एससी अरोड़ा, उनकी तरफ से एक लीगल नोटिस यहाँ पर हरियाणा सरकार को जारी किया गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव को साधने के लिए राम रहीम को एक बार से फिर से पैरोल दी गई है। 3 तारीख को मतदान होना है आदमपुर उपचुनाव में, तो उससे इसको जोड़कर देखा जा रहा है और यहाँ पर देखना होगा कि हरियाणा सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है कि पैरोल कानूनी आधार पर दिया गया है, तो ऐसे में उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा हरियाणा सरकार इस लीगल नोटिस को लेकर क्या कहती है इस पर भी नजर रहेगी काजल। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड की बड़ी खबरें बताइए। देखिए, उत्तराखंड की अगर बड़ी खबरों की बात करें तो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और ऐसे में भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से भाजपा के बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लेके मंथन होनी है खासतौर पे पार्टी में। और ऐसे में देखा जाए तो 9 नवंबर के कार्यक्रम के अलावा जो ईगास जो कि यहाँ का दीपावली पर्व है 4 नवंबर को मनाया जाना है, उसको लेके एक बड़ा आयोजन करने की जो तैयारी है भाजपा की, उसे अंतिम रूप देने का काम आज किया जाएगा। खासतौर पे मंत्रियों विधायकों को अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी जाएगी इसमें, और इस इगास के पर्व को भव्य रूप में मनाने की कवायद है। खासतौर पे इसमें कोशिश की जा रही है भाजपा की सरकार की तरफ से कि जो प्रवासी हैं दूसरे राज्यों में रहते हैं उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए और उन्हें अपने गांव आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि विधायकों को और मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा कार्यक्रम किया जाए। और आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निर्देशन में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी जो है सौंपी जाएगी, जिसका कार्यक्रम 4 तारीख को और 9 नवंबर को होने वाला है। और भव्य रूप में पूरे प्रदेश भर में इन दोनों कार्यक्रमों को मनाने की जो कवायद है
वो भाजपा की तरफ से की जानी है। इसके अलावा अगर हम देखें 2 दिनों तक चिंतन शिविर जो हरियाणा में चला है, मुख्यमंत्री उससे वापस आ चुके हैं। आज वो शासकीय कार्य निपटाते हुए नजर आएंगे सचिवालय में। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री का हिमाचल में चुनाव के दौरान चुनावी जो रैलियां होने वाली हैं उसमें वो शिरकत करेंगे, जिसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आज जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो सचिवालय में है, शासकीय कार्य निपटाते हुए वो नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से चार धाम यात्रा तकरीबन आखिरी चरण में, केवल बद्रीनाथ के कपाट खुले हुए हैं और ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से जो पर्यटन व्यवसाय लगातार जो है इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने इस बात की खुशी भी जाहिर की गई थी। बद्रीनाथ का यात्रा केवल अभी यात्रियों की तरफ से की जा रही है, श्रद्धालुओं की तरफ से। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से हर संभव जो कोशिश इस बार की जा रही है कि अगले वर्ष की जो तैयारी है वो समय पहले कर ली जाए और इसको लेके भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वित्त विभाग की तरफ से जो कर्मचारियों के जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4% जो वेतन पदोन्नति का मामला है, वेतन का मामला है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके जो प्रस्ताव है उनकी तरफ से तैयार किया गया है और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के पास भेजा गया और उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी जो कि लाखों की 1.5 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं राज्य के अंदर, वो इसके अंदर आते हैं। और ऐसे में संभावनाएं ये की जा रही हैं कि जो वित्त विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया गया है तमाम मसलों को लेके, उस पर मुख्यमंत्री का जो अनुमोदन है वो मिलते हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो आज सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो 9 नवंबर के जो कार्यक्रम हैं, सरकार के अलावा तमाम स्तरों पे सामाजिक संगठनों की तरफ से, राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों के जो आयोजन हैं उनको लेके कहीं ना कहीं अंतिम रूप देने के काम राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से किया जा रहा है। 9 नवंबर को राज्य सरकार की तरफ से जहां कार्यक्रम किए जाएंगे, उसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से भी विभिन्न स्थानों पे जो कार्यक्रमों के आयोजन हैं उनको आज अंतिम रूप देने का जो काम वो किया जाना है। तो ये तमाम ऐसे जो कार्यक्रम हैं जो कि आगामी 7-8 दिनों के अंदर होने हैं, उनको अंतिम रूप देने के जो काम हैं वो किए जाने हैं। जी बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, आपका ईशा, आपका भी बहुत